बिल्कुल खूबसूरत बात है। अगर आपने रात को ब्रश किया है और सुबह आप कुल्ली कर लेते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं तो इक्वली गुड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, हर दफ़ा ब्रश के साथ एक तो टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि रात को अगर आपने ब्रश कर लिया है एक अच्छी टेक्निक के साथ, तो सुबह अगर आप कुल्ली करते हैं तो उसके साथ अगर आप विदाउट पेस्ट भी कर लेते हैं 2 और 3 मिनट्स में, मिसवाक अगेन इससे सुपीरियर और अच्छी चीज़ है क्योंकि नेचुरल है। अगर मैं ये कहूँ कि टूथब्रश से भी बेहतर मोडेलिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ मिसवाक। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपसे करवा देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा है। मैं कंसल्टेंट ENT सर्जन यानी कि कान नाक गला का स्पेशलिस्ट हूँ। जो टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ, ओरल हाइजीन। पहले तो इसे ऐसे शुरू कर लेते हैं कि क्या हम सब ये समझते हैं कि इज़ इट नेसेसरी, ये ज़रूरी है? ये है नेसेसरी, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन करता हूँ पहले मैं आप लोगों से ही, उसमें मुझे बताएं कि एक कलेक्टिवली कि किस किस ने आज ब्रश नहीं किया है? गुड, सब ने किया, ठीक है ना। अच्छा, क्या ओरल हाइजीन सिर्फ दांत का ब्रश करना ही है? गुड, और भी चीज़ें हैं ना, जो ओरल कैविटी है उसके अंदर, मुंह के अंदर और भी चीज़ें। अगर थोड़ा सा मुझे आपका भी इंट्रोडक्शन हो जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर हो जाएगा सेशन। आपका बैकग्राउंड, मतलब आप स्टूडेंट्स होंगे आई होप सारे, एक ही क्लास से हैं किसी, या कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं? जैसे आप, क्या नाम है, कहाँ से हैं और कौन सा डिसिप्लिन है? कंप्यूटर साइंस। आपका? आप CS से हैं? आप भी कंप्यूटर साइंस से हैं? गुड। IT डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। IT। आप? आमना शाहिद और UET AI UET और डिसिप्लिन? AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। IT कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। गुड। अंबर और IT कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। गुड। CS और यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन। यूनिवर्सिटी लाहौर कॉलेज। UL? NCW। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। गुड। फातिमा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से BS IT। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से BS IT। यशफा जाहिद 5th सेमेस्टर BScs यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। बैचलर्स इन साइंसेज इन कंप्यूटर साइंस। और हफ्सा शाबान BScs फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स। CS। अच्छा, मेरे बारे में IT के लोग हैं, कंप्यूटर साइंसेज के हैं। चले IT से ही शुरू कर लेते हैं इसको, क्योंकि आपने ऑब्वियसली प्रेजेंटर का कोशिश होनी चाहिए कि उसे आपके मुताबिक कर दें। आप लोग अपनी जॉब को आने वाले टाइम में कैसे देखते हैं, IT की जॉब्स को? रिगार्डिंग ये नहीं कि उसका स्कोप क्या है, रिगार्डिंग कि उसकी रूटीन क्या होगी। कोई एक वॉलंटियर, अदरवाइज़ मैं बताता हूँ। जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं IT से या कंप्यूटर साइंसेज के, या के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं सॉर्ट ऑफ, वो भी मेरे ख्याल आप लोगों से लिंक्ड ही हैं, कंप्यूटर साइंस से लिंक्ड ही। तो उनकी रूटीन कैसी होती है, मतलब कितने घंटे की जॉब होती है? कुछ 8-9 घंटे की, और पूरा दिन बैठे रहना होता है। एग्जैक्टली, पूरा दिन बैठे रहना। तो दिन कब शुरू हो जाता है उनका? तकरीबन 8 7-8 बजे शुरू हो जाता है। तो समटाइम्स लोग डायरेक्ट करीब ही रह रहे होते हैं अपने वर्क प्लेस के, उठते हैं और चले जाते हैं, ठीक है ना। अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं समटाइम्स, और समटाइम्स जो है वो कर भी पाते हैं। अच्छा, आपको अगर आगे एक्सेल करना है तो आपको मैनर्ड होना पड़ता है, या इन शॉर्ट के डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है। अच्छा, डिसिप्लिन में सेल्फ केयर सबसे ऊपर है, और सेल्फ केयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें आपकी जो है ओरल हेल्थ, वो मेरे ख्याल में वन ऑफ द प्रायोरिटी आइटम्स में, क्योंकि आपका दिन शुरू होता है। तो अगर हम इस्लामिक नज़रिया से भी जाएं तो उसमें वज़ू है, नमाज है, और उस वज़ू में जो 3 दफ़ा कुल्ली है, मिसवाक भी है, ठीक है ना। तो इसमें रिगार्डिंग अगर हम सिर्फ IT या CS की बात से मैं शुरू करता हूँ, तो कई एक लोग आप में से आने वाले टाइम में, या कि आपके सीनियर्स होंगे, अगर आप उनसे पूछें तो वो आपको बताते होंगे कि वो उठते हैं और चले जाते हैं, उठते हैं और चले जाते हैं, और वहाँ पे फिर 11-12 बजे कोई स्नैक आ जाता है, वो खाते हैं। कोई ब्रश उसके बाद कर लेता है, कोई नहीं करता है, या कि अगर चले मान लेते हैं सारे ब्रश करते भी हैं, लेकिन शायद वो ओरल हाइजीन को
जितना उन्हें देना चाहिए टाइम वो बात का नहीं दे पाए। और सिर्फ ये आईटी से रिलेटेड नहीं है, जनरली ही सारे डिसिप्लिन इसी तरह के हो गए हुए हैं। और अगर मैं आपकी बात करूं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या जो आईटी से रिलेटेड हैं, इनकी सिर्फ 8 घंटे की जॉब नहीं होती है। समटाइम्स इनको राउंड द क्लॉक भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं उन्हें अपने फ़ोन से या अपने लैपटॉप से परफॉर्म करना पड़ता है। वापस आते हैं अपनी ओरल हाइजीन की तरफ, ओरल हेल्थ की तरफ। तो ओरल हेल्थ में एक तो सब जानते हैं चीज़, दैट इज़ ब्रशिंग योर टीथ। कोई और दूसरी चीज़ इसमें क्या है वो मेरे साथ आप शेयर करें। वेरी गुड, टंग क्लीनिंग। और कोई चीज़ भी ऐड करें। माउथ वाश। माउथ वाश के बारे में एक मिथ है कि लोग समझते हैं कि शायद माउथ वाश कर लिया तो देयर इज़ नो नीड फॉर ब्रशिंग। तो ऐसा नहीं है। माउथ वाश सिर्फ उसको मास्क करता है, आपकी स्मेल को, लेकिन जो आपकी जो रोल है माउथ आपका, जिसे हम कहते हैं कि प्रॉपर ब्रशिंग का या कि ओरल हाइजीन का, वो अगेन इट रिमेन्स देयर, वो वहाँ पे रहता है। अच्छा, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट तरह की हाइजीन चाहिए होती है। ओरल हाइजीन की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं स्लिम होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, उनकी बॉडी उस तरीके से टॉक्सिन्स या ऐसी चीज़ें नहीं पैदा कर रही होती, ठीक है ना। और उनकी डाइटरी हैबिट्स भी ऐसी अच्छी होती हैं कि उनके लिए अच्छा एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश मस्ट है। अगर हम ओरल हाइजीन की बात करते हैं, ओरल केयर की बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा भी किया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके दांतों में ऐसे डिफेक्ट्स या प्रॉब्लम आ गए होते हैं या कि टूटे होते हैं दांत, तो उन्हें बार बार भी क्लीन करना पड़ता है। दिन में 3-3 4-4 दफ़ा भी ब्रश करना पड़ता है। लोग जिस वजह के साथ हमारे पास आते हैं सबसे ज़्यादा, दैट इज़ कि उनको स्मेल आती है, बुरी स्मेल आती है, और फिर उसके लिए वो हमारे पास आ जाते हैं। और उनका ख्याल ये होता है कि अब हम जा रहे हैं काना गला के डॉक्टर के पास, तो वो हमें कोई दवाई देगा तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। लेकिन 80% ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। हमें उनकी देखना पड़ता है कि प्रॉब्लम मौजूद कहाँ है। समटाइम्स तो वाकई कोई डिजीज़ होती है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हम सिर्फ हाइजीन के ऊपर रहना चाह रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें प्रॉब्लम मिलता है उनकी टेक्निक में, उनकी फ्रीक्वेंसी में, उनकी इस चीज़ के बारे में। बात का तो उन्हें खुद स्मेल ही नहीं आ रही होती अपने, लेकिन जब वो आपके करीब आके बैठते हैं तो देन आपको फील होता है कि एक बैड ब्रेथ है इसमें या कि एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, बोर तो नहीं हो रहे? चल आ गया हुआ, चलें, अच्छा पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, इन शॉर्ट, एज अ हेल्दी पर्सन हमें ओरल हाइजीन को प्रॉपर टाइम देना है, 2 मिनट्स 2 टाइम्स एटलीस्ट। और इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत भी हो सकती है, लाइक डिपेंड्स क्या नीड, ठीक है ना। अच्छा, टूथब्रश के हवाले से कोई आपके क्वेश्चंस हों, ब्रशिंग के हवाले से कैसे करना चाहिए, लाइक कैसे करते हैं, शेयर करते हैं अपने आइडियाज़, कोई करना चाहेगा? मेरा ज़हन में है कि जो मैंने तरीका देखा है कि हाँ। अगर आपने ब्रश कर लिया, हाँ, तो सुबह आप उठ के कुल्ली करके खाना खा के उसके बाद ब्रश करें। तो आपका इस हवाले से क्या है? बिल्कुल खूबसूरत बात है। अगर आपने रात को ब्रश किया है और सुबह आप कुल्ली कर लेते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं तो इक्वली गुड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, हर दफ़ा ब्रश के साथ एक तो टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि रात को अगर आपने ब्रश कर लिया है एक अच्छी टेक्निक के साथ, तो सुबह अगर आप कुल्ली करते हैं तो उसके साथ अगर आप विदाउट पेस्ट भी कर लेते हैं 2 और 3 मिनट्स में, तो दैट्स गुड थिंग। मिसवाक अगेन इससे सुपीरियर और अच्छी चीज़ है क्योंकि नेचुरल है। समझ आ रही है? गेटिंग इट? अगेन अगर हम ये जो टेक्निक इन्होंने एक बता दी, मैं बात करना चाह रहा हूँ, जब ब्रश करते हैं तो उसकी मूवमेंट कैसी होनी चाहिए? सर्कुलर होनी चाहिए, गुड। और कोशिश करें कि हम हर टीथ को थोड़ा सा टाइम दें। तो 16 ऊपर हैं 16 नीचे हैं, तो थोड़ा थोड़ा टाइम सबको ज़रूर मिले। हमने ये सोच के कर रहे होना है, ठीक है ना, क्योंकि बात का हम ब्रश करते हैं बहुत जल्दी से कर लेते हैं। सॉरी, नो, नॉट गेटिंग, क्राउन उतर जाता है। क्राउन भी तो होता है इसके दांत के
अच्छा उसको कहते हैं हम इनेमल वो उतर जाता है, सही कह रहे हैं। अगर हम उसको अग्रेसिव करते हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि टूथब्रश से भी बेहतर मोडेलिटीज़ मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ मसवाक है। अच्छा पुराने ज़माने में आपको पता है कैसे किए जाते थे दांत साफ़? कोई आइडिया किसी को पता हो? शाबाश। दातन का भी नाम सुना होगा, सोडा का नाम सुना होगा, लेमन का नाम सुना होगा, नमक का नाम सुना होगा। तो डिफरेंट चीज़ें रिंजिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ होती थी। अच्छा आज के जो टूथपेस्ट है इनमें से फ्लोराइड के बारे में किसी ने कुछ पढ़ा? फ्लोराइड टूथपेस्ट क्या करते हैं, उनको हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए? चलें, इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्शियल सी डिस्कशन है, मैं इसकी ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे लिंक्स डेवलप हुए इन द पास्ट कि ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है फ्लोराइड। लेकिन देन फिर विद द टाइम अभी जो न्यू रिसर्चेज हैं उसमें आइदर इसको मास्क कर दिया गया या कि वाकई अब उन्होंने कहा नहीं जी ये यूज़ किया जा सकता है। लेकिन फ्लोराइड जो है उसका कांस्टेंट यूज़ बच्चों में तो अच्छा नहीं है, बट व्हाट आई बिलीव बड़ों में भी बहुत अच्छा नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आपने टूथब्रश करना है तो साइज़ उसका क्या होना चाहिए? पी साइज। वेरी गुड, बहुत छोटा होना चाहिए। अच्छा ये तो अभी तक की जो बात है ये सारी हो गई रिगार्डिंग टूथब्रश। और क्या टेक्निक्स हो सकती हैं ओरल हाइजीन के लिए? अच्छा एक रीजन है जो बड़ा क्लोजली अटैच्ड है विद द ओरल कैविटी, यानी कि मुंह के साथ। सोचें, हमारे फेस पे ही है, कान भी हैं लेकिन दूर है बहुत ज़्यादा। नोज। अच्छा ओरल हाइजीन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद नेज़ल हाइजीन, ये बहुत कम लोग जानते हैं। समटाइम बैड ब्रेथ मुंह की बीमारी की वजह से नहीं आ रही होती है, नाक की किसी डिजीज़ की वजह से आ रही होती है, और उसी की वजह से आपकी ओरल कैविटी यानी कि हलक और मुंह का एरिया भी ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि इट्स कनेक्टेड फ्रॉम बैक साइड ना, ठीक है ना। अगर हम नाक का पानी पीछे ले जाएं, इसीलिए वज़ू में नाक की क्लींजिंग भी है, मुंह की भी है और कान की भी है। कैसे? बड़ी प्यारी बात की, मस्सा, शाबाश, बड़ी प्यारी बात की। मस्सा आपकी कान को क्लीन करता है। बट आई बिलीव, नाक की बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी, ओरल हाइजीन के साथ बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप ब्रश करते हैं, सॉरी अगर आप वज़ू करते हैं 5 टाइम्स अ डे तो 15 दफ़ा नाक में पानी जाएगा, और अगर 15 दफ़ा नाक में पानी जाएगा तो आपके नाक में कोई बीमारी नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? हमसे बहुत कम लोग हैं जो नाक में 15 दफ़ा पानी डालते हैं। जो तो नमाज़ पढ़ते हैं वो तो डाल रहे हैं, हमारे नाक को ज़रूरत है जी 15 दफ़ा एटलीस्ट पानी की। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इससे भी ज़्यादा, उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी आ जाएगी। ठीक हो गया? अच्छा ओरल हाइजीन में अगर हम डिवाइसेस की बात करें, एक तो टूथब्रश है, उसके अलावा क्या है? फ्लॉस का नाम सुना है किसी ने? क्या चीज़ है फ्लॉस? हाँ वो क्या होता है? हाँ बताएं। फ्लॉस इज लाइक अ पीस ऑफ, जिसे आप कह लें कि एक धागा सा होता है, या फिर कोई फैब्रिक होता है, या कि कोई पॉलीथीन की चीज़ होती है जो कि आप दांतों के दरमियान में भी उसको कर लेते हैं अगर कोई चीज़ ज़रात उसके अंदर चले गए हैं। ठीक है ना? अच्छा आगे रमज़ान आ रहा है और हमारा टॉपिक भी बेसिकली ओरल हाइजीन इन रमज़ान है। तो रमज़ान में जो हमारा रोज़ा है वो यूजली कोई आई होप कि 12 घंटे के अराउंड होगा। मगरिब है हमारी 5:30 पे, 5:45 पे बल्कि, हाँ तकरीबन इतना ही, और फजर जो है वो भी ठीक है 12 के अराउंड ही होगा ना, 12 से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा कम होगा। तो इस 12 घंटे में जब मुंह बिल्कुल रहेगा, क्या कहते हैं, ड्राई, तो इसमें वैसे तो जो रोज़ादार है उसके कहते हैं मुंह से स्मेल नहीं आती है, बल्कि अल्लाह ने उस ख़ास खुशबू को बड़ी एक अच्छी खुशबू के साथ तशबीह दिया है। ठीक है, लेकिन जब हम जागें अपनी सहरी के लिए तो हमारे पास हमें 2 दफ़ा आइडियली उसको अपनी ओरल कैविटी को क्लीन करना है। एक तो उस खाने से पहले जिसे हम सहरी कहते हैं, कुल्ली करना चाहते हैं वेल,
और फिर दूसरा जैसे आपने बात की कि एट द एंड ऑफ द मील, यानी कि सहरी के एंड पे आप ब्रश कर लें, ठीक है। अच्छा, ब्रशिंग के साथ चूँकि ओरल कैविटी में और स्ट्रक्चर्स भी हैं जिनमें गम्स है, टंग है, अभी आपने बात की थी कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हमने टंग को क्लीन करना। टंग को कैसे क्लीन किया जाए? टंग स्क्रैपर्स और सॉरी हाँ, ब्रश की बैक साइड से भी हो सकता है, शाबाश, ब्रश की बैक साइड से भी किया जा सकता है। अच्छा, टंग को क्लीन करना क्यों ज़रूरी है? टंग की स्ट्रक्चर ऐसी है, पेपिलाज होते हैं माइक्रोस्कोपिक, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं उसके अंदर। काई, उल्ली तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन किसी न किसी ने बायोफिल्म बनने का जो है खदशा होता है, तो उसको हम क्लीन कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है और ज़रूरी है बल्कि। और गम्स को भी हमें क्लीन करना चाहिए। और हमें हिडन एरियाज़, ऊपर वाले दांतों और होंठ के दरमियान के एरियाज़, बात का पूरा दिन गुजर जाता है, कोई एक हलक या हलक नहीं बल्कि ये जो ओरल कैविटी के ख़ास हिस्से से एक चीज़ आती है और मुंह में पता लगता है हो ये तो कोई क्लीन नहीं की गई, आगे फंसी रह गई थी। तो आइडियली हमें इसको पूरा क्लीन करना है, ठीक है। अगर आ रहे गार्गल्स, अगेन वो बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, अगर कोई इंसान ओरल हाइजीन में अच्छा ख्याल नहीं रखता है उसका, तो क्या हो सकता है? आपके दिन में क्या चीज़ आती है? गला ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ जी, कैविटीज़, डेंटल सर्जन के पास जाना पड़ेगा। और कुछ? ब्लीडिंग गम्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हाँ, कीड़ा लग जाता है, उनकी खूबसूरती ख़त्म होने लग जाती है। और इन्फेक्शन भी हो जाता है, अगर कोई दांत में चीज़ फंसी रहे तो काफ़ी देर हो रहे वहाँ फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है इन्फेक्शन, उसमें कोई जो है ये दूसरी राय नहीं है, बिल्कुल इन्फेक्शन भी हो जाता है। अच्छा, आपके लिए ये चीज़ शायद बड़ी अजीब हो, लेकिन वेरी रेयरली, लेकिन इट कैन लीड टू ओरल कैंसर भी। अगर कोई, कई एक ऐसे लोग होते हैं हमारे पास ओपीडीज़ में आते हैं, बड़े अरसा से उन्होंने कोई केयर ही नहीं की होती अपनी ओरल कैविटी की, ठीक है ना, एंड देन दे कम टू अस और उनके कैंसर या इस तरह की गिल्टी रसोलियाँ बन रही होती हैं। ये नहीं मतलब कि हर एक की ऐसे हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको इतना, और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं पेशेंट्स होते जो ओरल कैविटी की केयर नहीं कर रहे, तो ये ऐसे लोग होते हैं जो पान भी खा रहे हैं, जो गुटखा भी कर रहे हैं और जो स्मोक भी कर रहे हैं। पान गुटखे के साथ भी इशू ये है कि वो उसको मुंह में डाल के चबाए रखते हैं और ना उनका ब्रश करने को दिल करता है, ना उनका अपने मुंह और हलक को क्लीन करने का दिल करता। इसी दौरान ये ज़ाहिर है ये चीज़ें, वेपिंग आजकल आ गई है, उसे अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग है, पहले थी, गुटखा है, पान है, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। आपके क्या ख्याल में कि जो गम ब्लीडिंग है, इसको हो जाए तो इसको एड्रेस करना चाहिए या कि इसे छोड़ देना चाहिए? करना चाहिए। आइडियली कहते हैं कि एवरी 6 मंथ्स आपको अपने डेंटल सर्जन को दिखा देना चाहिए, ये लिटरेचर कहता है। बट वट आई बिलीव कि एटलीस्ट जब प्रॉब्लम हो तब ज़रूर दिखाना चाहिए, और आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है। और ओरल हाइजीन स्टार्ट्स विद पेरेंटिंग। मल्टीपल रिसर्चेज ऐसी हैं जिसमें ये चीज़ सामने आई है कि जब तक माँ बाप अपनी आने वाली नस्ल को, जैसे कि हम बच्चे को सिखाते हैं खाना पीना चलना, वो अगर ये नहीं सिखा रहे हैं कि ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, तो बड़ा मुश्किल है कि उसको आने वाले टाइम में वो खुद इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाए, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि आपकी बैड ब्रेथ के बारे में आपको बताया नहीं जा रहा होता, मतलब लोग जस्ट स्टार्ट अवॉइडिंग यू, लेकिन वो इस चीज़ को बता नहीं रहे होते हैं। शायद इस चीज़ को आपका अंदाज़ा है या नहीं। तो ओरल हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और चीज़ है आपके लिए, ये भी चीज़ शायद नहीं हो कि ओरल इन्फेक्शंस जो हैं, पर्टिकुलरली डेंटल इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस यानी कि दिल की सोजिश और इन्फेक्शन का बायस भी बन जाती हैं। ये चीज़ शायद आप लोगों को पता ना हो, इसे हम एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। और बाद का डेंटल प्रोसीजर्स के बाद भी ये हो जाता है। हार्ट में ख़ास किस्म का बैक्टीरिया इन्फेस्ट कर जाता है जो कि ओरल कैविटी से ओरिजिनेट करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एट टाइम व्हेन आई जॉइंड इन ENT, तो हमारे सीनियर से कुछ वो कहते होते थे कि जो हमारा जो मतलब कि ह्यूमन इंसान का जो
मुंह है, इसके अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इतने बुरे हैं कि वो जिस्म के किसी और हिस्से में नहीं है। और ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारा इनटेक यहाँ से है। हम ओवर द काउंटर चीज़ें भी खा रहे हैं, हम ऑर्गेनिक फूड भी खा रहे हैं, इनऑर्गेनिक फूड भी, पैकेज फूड भी ले रहे हैं। फिर अगर हमने मिसाल के तौर पे गोश्त खाया है तो कुछ ना कुछ उसके ज़रात अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिज़म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनके लिए एनफ मिकदार में फूड मौजूद होता है। इसीलिए हल्की सी भी सोजिश हो जाए, कोई गर्म चाय आप पी लें या कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ आप पी लें या खा लें या कोई ब्रश करते हुए इंजरी हो जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। गेटिंग? अच्छा, अभी इसमें कोई चीज़ आप पूछना चाह रहे हो, आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग ओरल हाइजीन? सर आजकल एक वो ट्रेंडिंग में है बड़ा कि जो नारियल का तेल से उसे कुल्ली करते हैं तो हाँ। दांतों को चमक आती है तो उससे हाँ, उसे करके देख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसको मैंने नहीं देखा, लेकिन इसमें नारियल का तेल अगर तो उसका सोर्स नेचुरल है तो उसे आप पी भी सकते हैं। तो उससे क्लीन करना या कुल्ली करना मेरा नहीं ख्याल उससे कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हम उसे ले रहे हैं किसी पैकेज्ड फॉर्म में तो अगेन इट्स क्वेश्चन कि अब उसके अंदर प्रेजर्वेटिव तो नहीं है। नारियल का तेल अगर तो नारियल आपने ख़रीदा रॉ फॉर्म में, उसमें से उसकी आंखों में से वो पानी निकाल लिया और उसे पी लिया और उसके बाद जो नारियल है उसको प्रोसेस करके उसका ऑयल खुद बनाया, जो कि बड़ा एक लंबा काम है, तो उससे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो तो एक बड़ी जो है अच्छी चीज़ है, तो इसमें बिल्कुल उसमें कोई हर्ज नहीं है। और कोई चीज़? सर वो सिंपल ब्रश और जो स्मोकर्स के हार्ड ब्रशेस होते हैं, हार्ड रेशो वाले, हाँ हाँ, उनमें क्या डिफरेंस है? अच्छा वो दोनों ठीक सेम है या उनमें कोई डिफरेंस है? अच्छा, ये जो बेसिकली ना आपकी जो इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, वो बड़े डिफरेंट तरीके से वर्क करती है। वो देखती है कि मार्केट में नीश क्या है, लोग सोच किस तरह रहे हैं। अच्छा, वो उनको इस चीज़ से नहीं गर्ज कि लोग स्मोकिंग छोड़ें, उनको इस चीज़ से लेकिन ज़रूर गर्ज है कि जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है कहीं ना कहीं उसको ये परेशानी या गिल्ट है अपने अंदर कि कहीं मुझे इस स्मोकिंग की वजह से मेरे दांत तो नहीं ख़राब हो रहे, ब्रेथ तो नहीं ख़राब हो रही। तो वो उस तरह की चीज़ें ही बना के मार्केट में लाएंगे। आ रही है समझ? सख्त ब्रश या नॉर्मल ब्रश या स्मोकर ब्रश में टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। अब उसको वो खुद कैसे पिच करते हैं वो उनकी मर्ज़ी है। जैसे पेंसिल है, उसकी 100 टाइप्स हैं, सब ने काम एक ही करना है। 20 रुपये वाली पेंसिल भी लिखती ही है और आप 10,000 वाला पेन ले लें तो काम उसका लिखना ही है। अब वो ख़रीदने वाला उसको कैसे जस्टिफाई कर देता है कि ये स्टेटस सिंबल है या ये मॉन्ट ब्लैंक का है या ये फ़लाँ है, तो ये उसकी अपनी जहन की तस्कीन है, या कि उसके पास एक मसरफ़ भी होना चाहिए उस पैसे का। तो कहने का मतलब ये कि जो ब्रश है, जैसे स्मोकर्स ब्रश आप कह रहे हैं, या कि जो सादा ब्रश है, उसमें टेक्निकली कोई फ़र्क नहीं है। मींस कि एक आम बंदा भी जो स्मोकिंग नहीं करता वो यूज़ कर सकता है, वो कर सकता है, कोई अर्ज नहीं है। ये उसकी उस पर अपनी चॉइस पे है। बाज़ औक़ात कुछ लोग सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना पसंद करते हैं, उनको उससे कंफर्ट रहती है। कुछ लोग जो है वो हार्ड ब्रश पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं हार्ड ब्रश करने से उनके मसूड़ों में दर्द होती है, छील जाते हैं। तो इट्स एंटायरली कि आपकी क्या चॉइस है। लेकिन ब्रश का साइज़ मतलब कि ये नहीं कि एक अडल्ट है तो वो बच्चों वाला यूज़ करने लग जाए, प्रॉपर होना चाहिए। और उसको टाइम क्या आप दे रहे हैं और उसकी मूवमेंट किस तरह आप कर रहे हैं, दैट्स व्हाट मैटर्स। और कोई चीज़? इसके अलावा जो मतलब अगर मुंह की स्मेल को खत्म करने के लिए हम जैसे इलायची के दाने या कुछ इस तरीके का कुछ ले सकते हैं? क्यों नहीं ले आप सकते? सजेस्ट करें इसके अलावा? अच्छा देखें, सबसे बड़ी पहली चीज़ आती है जब हम रोज़ों में ख़ास कर ये चीज़ आती है, और रोज़ों में इलायची का इस्तेमाल वैसे भी बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है। अगर आप सहरी में दही और इलायची और इवन के खजूर, कोई भी वो चीज़ जिसमें पोटाशियम होगा ना, वो आपको प्यास नहीं लगने देगी। इलायची की लोग दाने खा लेते हैं अपनी सहरी के टाइम पे ताकि उन्हें प्यास ना लगे। उसका एक एडिड इफेक्ट आता है, ये जो आप कह रही हैं, बैड ब्रेथ मास्क हो जाती है। इलायची यूजली लोग रूटीन में भी खाते हैं और पर्टिकुलरली स्मोकर्स उसे यूज़ कर रहे होते हैं। उसका भी यही मकसद होता है कि
बैड ब्रेथ से अवॉइड करने के लिए। इसी चीज़ में एक टेक होम मैसेज और भी है। रोज़े में तो ज़ाहिर है आप लिमिटेड फूड पे होते हैं, लिमिटेड वाटर पे होते हैं, तो आपका जो रूटीन डेज हैं उनमें आपका जो वाटर इनटेक है ये बड़ा तगड़ा होना चाहिए। एक 70 किलो का जो बंदा है उसको कम से कम 10 से 12 गिलास पीने चाहिए पानी के, और ज़्यादातर हमारे लोग जो हैं वो 80-90 किलो के होते हैं, तो 15 से 20 गिलास तक पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी लिटरेचर 70-75% कहता है, लेकिन आइडियली ये 80-90% ऑफ वाटर है, तो इसको रिप्लेस भी होना है। और आपकी हाइड्रेशन अगर इम्प्रूव होगी तो बैड ब्रेथ नहीं आएगी। आ रही है समझ इस चीज़ की? और कुछ पूछें, कुछ ऐड करना चाहें? टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए? अच्छा, इसमें मैं एक ही आपको आंसर करूंगा, जितनी मेरी रिसर्च है, फ्लोराइड वाला नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन जो फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट हैं वो बहुत महंगे हैं। फिर क्या यूज़ करना चाहिए? इसके अल्टरनेट्स देखने चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में आपको भाम आ जाता है ना, शुबा आ जाता है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। फ्लोराइड कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे 90% जो टूथपेस्ट हैं जो कि ओवर द काउंटर हमें मिलते हैं वो फ्लोराइड बेस्ड है। मिसवाक करनी चाहिए। मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि मिसवाक करनी चाहिए। और अगर आप किसी ख़ास ब्रांड का पूछना चाह रहे हैं तो उसमें तो ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा कि ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए। आप खुद, कुछ लोग होते हैं वो मीठे टूथपेस्ट पसंद कर रहे होते हैं, कुछ हैं वो थोड़े से जिन्हें कड़वा कहते हैं, तो ओवर द काउंटर ये दोनों टाइप के टूथपेस्ट मौजूद है, तो आप उसको अपने फ्लेवर के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका कुछ अल्टरनेट यूज़ कर लें तो वो तो बहुत ही अच्छा है। फ्लोराइड टूथपेस्ट आइडियली अवॉइड कर लेने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर टूथपेस्ट हमारे पास फ्लोराइड बेस्ड ही हैं। आप बल्कि इस चीज़ को एज टेक होम लेके जाएं। आप 4, 8 और 4, 12 लोग यहाँ मौजूद हैं, ठीक है ना। आप इस चीज़ को जब जाएं तो ख़ुद सर्च करें कि फ्लोराइड टूथपेस्ट किस वजह से उसके ऊपर मतलब कि लोग ये समझते थे कि ये सेफ़ नहीं है, और फिर हमें क्या करना चाहिए और उसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। क्योंकि अगर आप एक सेशन अटेंड कर रहे हैं, अपना आपने टाइम निकाला होगा, घर से या यूनिवर्सिटी से यहाँ आए होंगे, उस कम्यूटिंग में भी आपको टाइम लगा होगा, अभी वापस जाते हुए भी टाइम लगेगा, ऐसा ही है ना। तो अगर तो इस सेशन का कोई फ़ायदा आपको हो सकता है तो इस टेक होम मैसेज में हो सकता है। और कोई चीज़? सर ओवर द टाइम टूथपेस्ट को चेंज करना चाहिए, लाइक एक मंथ हम कोई और यूज़ कर लें, नेक्स्ट मंथ कोई और, कि एक को ही लेके चलना चाहिए हमें? आपकी चॉइस है। आप जैसे मैंने फ्लेवर की बात की, आप कोई भी उसमें से यूज़ कर रहे हैं। असल जो चीज़ है ना जो करनी चाहिए वो दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना चाहिए। चलें एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आप दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें और टूथपेस्ट यूज़ ही ना करें और टूथपेस्ट यूज़ करें, दोनों का बराबर इफेक्ट है। अजीब चीज़ है ना, है अजीब चीज़ है ना। लेकिन सर जो अक्सर हम खाने खाते हैं चिकनाई वाले, तो वो फिर बगैर टूथपेस्ट को चिकनाई दांतों से उतर जाएगी, खाली ब्रश करके? उतर जाएगी। आप खाली ब्रश करके देखें एक दफ़ा। टूथपेस्ट का सिर्फ इतना रोल है कि वो एक फ्लेवर ऐड कर रही है, वही जो माउथ वॉश कर रहा है। टूथ की क्लींजिंग में ब्रश का रोल है, पेस्ट का नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली हम टूथपेस्ट इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं सुबह टाइम एक फ्रेशनेस का एहसास होने के लिए, फ्रेश फील होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना करें, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि मल्टीपल टाइम ना करें, लेकिन ब्रशिंग मल्टीपल टाइम करें। बल्कि मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, 2 तो मैंने मिनिमम आपको बताया ना। आप अगर 3 दफ़ा खाना खा रहे हैं, 3 दफ़ा ब्रश करें, आपके बैग में होना चाहिए। अगर आपने चाय पी ली है उसके बाद भी कर दें, क्योंकि ओरल कैविटी तो आपकी है। 30 सेकंड्स लगते हैं। एक तो जो प्रॉपर ब्रशिंग है उसमें तो आपको 2 मिनट लग रहे हैं ना, सुबह के टाइम और फिर रात के टाइम। लेकिन जो बाकी है टाइम उसमें अगर लाइक जैसे आप आएँ, कोई दोस्त के पास गए, उसने आपको 2-3 बिस्कुट ऑफ़र कर दी, चाय ऑफ़र कर दी, आपने पी है, आइडियली उसके बाद भी कर दें। अगर नहीं कर सकते तो क्या करें? कुल्ली कर दें। पानी तो मिल ही जाएगा ना, क्लीन वाटर तो मिल ही जाएगा, कुल्ली कर दें। और कितनी दफ़ा कर दें? 3 दफ़ा तो ज़रूर करें, 5 दफ़ा भी कर सकते हैं। और सर हमें जो अपना टूथब्रश है वो आइडियली कितने टाइम के बाद चेंज कर लेना चाहिए?
अच्छा, इस पे भी अगेन ये रिलेटिव है, लेकिन जो लिटरेचर कहता है कि 3 मंथ्स में तो मस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन कई लोग होते हैं उनका जो ब्रशिंग स्टाइल ऐसा होता है कि उनके जो टूथब्रश हैं उसके रेशे 10-15 दिन बाद ही टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं और वो गंजा होना शुरू हो जाता है और आने वाले महीने में वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके, तो वो जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन इतना विगोरस ब्रश करना ही नहीं चाहिए। उसने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो हमारा निकल के आ रहा था, लेकिन एक्चुअली एनामल, दैट इज़ कॉल्ड एनामल, उतरना शुरू हो जाता है। तो बेहतरीन ये होता है कि आप उसको विगरसली ना करें, उसको जेंटली करें, बिल्कुल जेंटली करें, ताकि आपका जो टूथ का स्ट्रक्चर है वो ख़राब ना हो। और कोई चीज़, कोई मिथ्स, कोई क्वेश्चंस? चलिए सर, ये ना क्योर भी काम करेंगे ना? चलें, मैं आपको एक बड़ी प्यारी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। क्योर और ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होता है, किसी को पता है? ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्योर नहीं होती है, चलती रहती है। जैसे शुगर की ट्रीटमेंट हो रही है, शुगर भी है, ट्रीटमेंट भी चली जा रही है। क्योर इज़ अ फिनोमेना जो कि अल्लाह के पास है। वायदा मर्ज़ तो फ़ावा यशवीन, अल्लाह कहता है मर्ज़ भी मेरी तरफ से, शिफा भी मेरी तरफ से। तो जो क्योर है दैट इज़ अ पावर ऑफ अल्लाह। फिर वो अल्लाह किसको दे देता है? जैसे अल्लाह ने हज़रत ईसा को भी दे दी, लोग कोड़ियों को शिफा दे देते थे। तो अच्छा, क्योर एक तो किसी इंसान के पास नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी में उसके अपने लिए मौजूद है। क्योंकि अल्लाह ने जब इंसान को ज़मीन पे उतारा तो उसके साथ किसी फिजिशियन या किसी सर्जन या किसी डॉक्टर या किसी तबीब को नहीं उतारा, उसकी बॉडी के अंदर ही क्योर है। उसे कैसे उसने उस सिस्टम को एक्टिवेट करना है वो भी बता दिया गया। आपने कहा क्योर, और बड़ी प्यारी बात की, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। क्योर तब करनी पड़ती है जब बीमारी हो गई हो। प्रिवेंशन का मतलब है आप उसे होने ही ना दो। अगर आप वर्ड यूज़ करते प्रिवेंशन तो वो खूबसूरत 3 वर्ड हो जाता, और खूबसूरत हो जाता। और एक्चुअली आप वही बात करना चाह रहे थे। अगर हम ओरल कैविटी की केयर करते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? प्रिवेंशन कर रहे हैं। हम एज फिजिशियंस या सर्जन्स या के डॉक्टर्स 4 लेवल्स पे मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। डिजीज़ की मैनेजमेंट को 4 लेवल पे स्टडी करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। एक है कि डिजीज़ होने ही ना दी जाए, प्रिवेंशन, जैसे कोरोना आया था मास्क यूज़ कर लिए गए, होने ही ना दें। दूसरी है एक्यूट फेज़ मैनेजमेंट, कि डिजीज़ आ गई है, अब हमने कोशिश करना है कि अगर इसका टाइम स्पैन 21 दिन का है या 10 दिन का है तो ये उससे आगे ना जाए, और उस दौरान भी जो हमारा पेशेंट है उसको पेन रिलीफ रहे, वो अपनी एक्टिविटी को जारी रखे। अच्छा, इसके बाद एक आती है सेकेंडरी केयर, कि पेशेंट प्राइमरी जो उसका टाइम था 6 हफ्ते 8 हफ्ते, उसके बावजूद वो मैनेज नहीं हुआ, अब वो क्रॉनिक इलनेस में चला गया। मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे इन्हें हम कहते हैं जो लंबी डिजीज़ होती हैं, जो कि वक्त के साथ आपका इलाज चलता रहता है, चाहे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है। कुछ टाइम ऐसा होता है डायबिटीज़ आने से पहले, जैसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं, अगर आप उसमें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस टाइमली कर लें तो आप उसको काफ़ी हद तक जो है विदाउट मेडिसिन मैनेज कर सकते हैं, और एक किस्म का ऐसा इफेक्ट होता है जैसे डायबिटीज़ नहीं हुई। फिर एक होती है थर्ड या टर्शरी मैनेजमेंट या थर्ड लेवल पे, कि बीमारी के बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो गई है, बस सिर्फ बीमारी ने ही आपको अफेक्ट नहीं किया, वो अब आगे कॉम्प्लिकेट कर गई है। फिर हमारा होता है कि डिसेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन, के अब हम उसको मज़ीद डिसेबिलिटी की तरफ जाने से रोकें। तो इन शॉर्ट, जो फिर भी किसी भी लेवल की जो क्योर है या ट्रीटमेंट है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, उन सबसे बेहतर प्रिवेंशन है। जैसे आप बाइक पे जा रहे हैं, हेलमेट पहन के जा रहे हैं, अगर गिरता भी है कोई तो उसका हेड जो है इंजर नहीं होगा, तो उसका कोई ऐसा लॉस नहीं आने वाला कि जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाए। तो क्यों जो प्रिवेंशन है वो बड़ी ज़रूरी है। और कुछ कोई ऐड करना चाह रहा हो या पूछना चाह रहा हो? मसूड़ों में नाखून मारने की आदत है मुझे, और वो इतनी ज़्यादा, लाइक मैं कई दफ़ा कर लेती हूँ कि वो ब्लीड करने लग जाते हैं और वो फिर 5-6 दिनों तक दर्द रहता है। बिल्कुल रहता है। वो फिर सही हो जाता है, बट अगर ये लाइक मैं करती रहूँ बार बार, अगर हर महीने इस तरह से होता रहे तो इन्फेक्शन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अभी इसलिए नहीं हो रहा कि अभी आप इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, मतलब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है।
लेकिन विद द टाइम अगर ये आदत रहेगी तो ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, इसे अवॉइड करना चाहिए। इसके 2 हल हैं आपके लिए, बल्कि 3 हल हैं। एक तो ये कि अपने नाखून को आप बड़ा ही ना होने दें, एक चीज़। दूसरा ये है कि आप खुद इसको प्रिवेंट करें अपने आप को इस आदत से, क्योंकि इसे यूजली हम सम टाइम कोई या तो स्ट्रेस में आप करती होंगी, या कुछ सोचते हुए करती होंगी, या बहुत ज़्यादा गुस्से या किसी ख़ास जो है स्टेट ऑफ माइंड में आप करती होंगी। आपने देखना है कि उसके साथ ये कैसे लिंक्ड है। इसे OCD भी कहा जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी, लेकिन मैं इसे लेबल नहीं करूँगी इट इज़ OCD। उसके लिए हमें बाकी पूरा क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है। तो क्या, और हर इंसान में किसी न किसी टाइप की OCD होती है। एटलीस्ट कुछ लोग पेंसिल के साथ ही टिक टिक करते रहते हैं फारिग वक्त में। तो ये छोटे छोटे टिक्स भी हम इसे कह देते हैं। लेकिन आपने ये देखना है, कुछ लोग ये नाखून चबाने लग जाते हैं, उसे काटते रहते हैं उसके साथ। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप इसे करती हैं तो इसके पीछे कोई रीज़न होगी, उसे अवॉइड करें। क्योंकि वंस आपके गम्स जो हैं अभी तो वो रीग्रो कर रहे हैं, ये रीग्रो कर रहे हैं और रीजनरेट कर रहे हैं। अगर उनमें ये एबिलिटी विद द टाइम कम होती है, जैसे कि यूजली आफ्टर 32-35 आपकी बॉडी की जो रीजनरेटिव एबिलिटीज़ हैं वो स्टैटिक हो जाती हैं, लेकिन 25 से पहले वो पीक पे होती हैं, इवन के 32 से पहले भी। तो ऑब्वियसली आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आप उस कर्व में शुरू में, तो आप अपनी बॉडी, इसीलिए जो ये अर्ली एज होती है इसमें आप कुछ भी खा पी लें कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जो लोग 35-40 क्रॉस कर जाते हैं वो बड़े चूज़ी हो जाते हैं, उन्हें पता होता है वो खाना भी मुझे तंग करेगा, ज़्यादा खाना भी मुझे तंग करेगा, मैंने ऐसे बेड पे सोना है, मुझे कमर में दर्द ना हो जाए। लेकिन आप जब स्टूडेंट लाइफ में या ऐसे होते हैं तो आपको ये चीज़ें इतना मैटर नहीं कर रही होती, क्योंकि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है वो मस्बत साइड पे ज़्यादा होता है और रीजनरेटिव पावर यंग मैन की ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आज तो ये आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन किसी टाइम पे ये आपको इफेक्ट कर सकती है। इसे आपने आज से ही कम करना शुरू करना तो इसका फ़ायदा हो जाएगा। और कोई चीज़? सर हमारे ना मतलब और वो विजडम टूथ एक होता है। जी जी बिल्कुल। क्या उसे निकलवाना ज़रूरी होता है लाइफ में, या अगर वो रहे तो इशू नहीं होता? अच्छा देखें, अगर तो वो प्रॉब्लम कर रहा है तो उसे निकलवाया जाए। वो क्या प्रॉब्लम कर रहा है पहले तो ये सोचें। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मेरा ओरल इशू थोड़ा सा चल रहा है। पहले मेरे एक विजडम टूथ में पेन था। जी जी। तो उसके साथ ना ये बात कहते हैं कि जो डॉक्टर से सुना था कि जिस दांत में ऐसा दर्द होता है उसमें पेन फील नहीं होता, दूसरे में फील होता है। तो मेरे दूसरों में फील होता था। तो मैंने डॉक्टर जिससे चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि ये दांत निकालना पड़ेगा। ठीक है। विजडम टूथ नहीं था मेरा, वो साथ वाला था। बाद में मैंने जी मतलब ठीक है। जिससे मुझे फील हो रहा था। ठीक है। और जब मैंने किसी और डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने बोला कि ये विजडम टूथ का इशू है, तो फिर वो निकलवा दिया। अच्छा, एक तो मैं आपको पहले ये बता दूं, मैंने ENT सर्जन, ईयर नोज थ्रोट सर्जन, ये जो आपने मेरे से केस सिनेरियो डिस्कस किया ये प्योरली डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है। इसको आइडियली डेंटिस्ट सॉल्व करेगा और बेहतर ये है कि आप डेंटल ओपिनियन लें। लेकिन जितना मैं इसके बारे में जानता हूँ कि अगर तो कोई टूथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, आपने जो शुरू में क्वेश्चन किया था, तो उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहले ही बोलते हैं निकलवा दें। और जैसे मेरे एक और भी है, उसमें कभी पेन होता है कभी नहीं होता। क्वेश्चन, कैविटी हाँ हाँ, वो तो वो फंदा फिर निकलवा दो। लेकिन उस टूथ में कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन दर्द है। दर्द है कंटिन्यूअसली है। अच्छा, दर्द के लिए ना लेने से भी आराम नहीं आता। आराम नहीं आता। अब दर्द के वाकई दांत में है या कि जबड़े में है? इसी में दांत में, दांत इससे में। ना फिर बढ़ता हुआ कान की तरफ जाता है। अच्छा, इसमें ना एक कंडीशन होती है इस रीजन में, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, या कि इस रीजन में काफ़ी नसें होती हैं। न्यूरैल्जिया का मतलब है नस की इन्फ्लेमेशन, सोजिश। और ट्राइजेमिनल नर्व ऐसी नर्व है जो कि इस पूरे रीजन को सप्लाई करती है इन टर्म्स ऑफ पेन, ठीक है ना। जैसे एक नर्व है फेशियल नर्व जो कि सप्लाई करती है चेहरे के पूरे रीजन को इन टर्म्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, मसल्स को कंट्रोल करती है। तो आपकी जो सेंसेशन है वो ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है। अगर उस नर्व के अंदर कोई ना कोई इरिटेशन आ जाए किसी भी फॉर्म में, किसी भी वजह से, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली एक रीजन में है तो वो उसकी एक पर्टिकुलर डिवीजन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस तरह आप बता रही हैं, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें आपसे पूछ लेता हूँ। क्या दर्द चीरती हुई दर्द है या कि जलन है? जलन नहीं है, मतलब फुल पेन है कि मतलब तीखी दर्द है? जी, मतलब कुछ खाया पिया भी नहीं जाता। इसमें एक्सक्रूशिएटिंग पेन है, जो चीरती हुई दर्द है। जब वो शुरू होती है तो गले की तरफ आती है। गले की तरफ आती है। ये न्यूरैल्जिक पेन है। मोस्ट प्रोबेबली ये नस की दर्द है, जो आपके दांत की दर्द आपको लग रही है और वो नीचे गले की तरफ भी आ रही है। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ये न्यूरैल्जिक पेन है। लेकिन अगेन
एज अ फिजिशियन या एज अ सर्जन इसके लिए मुझे तसल्ली से आपको एग्जामिन करना होगा, उसमें देखना होगा, हिस्ट्री लेनी होगी, कैसे शुरू हुई, कितने महीने पहले शुरू हुई, पैटर्न क्या था, फिर ठीक कैसे हो जाती है, एपिसोड्स कितनी होती हैं पर मंथ या पर वीक, या फ्रीक्वेंसी क्या है कि आज हुई है तो दोबारा कब हो जाएगी। तो इट्स कॉल्ड कि इसकी हिस्ट्री लेना, तो वो सारा इंफॉर्मेशन विल गाइड मी। आई विल ट्राई कि इसको मैं जो है कर सकूँ एड्रेस। और कोई क्वेश्चन, किसी का कोई और क्वेश्चन? हमारा अगर कोई टीथ येलो हो जाए, यानी पीला हो जाए, काफ़ी टाइम उसको केयर नहीं होता, उसको हम वापस रिकवर कर सकते हैं? अगेन प्योरली क्योंकि ये रीजन जो है ना ओरल कैविटी का, ये बड़ा शेयर्ड रीजन है। काना गला भी इसको देखता है, इसको जो है डेंटिस्ट भी देखता है, ठीक है ना, और डर्माटोलॉजिस्ट भी देखता है, जिल्द का डॉक्टर भी देखता है, फिजिशियन भी देखता है। लेकिन आपने जब कहा कि ये येलो हो गया हो तो इसका मतलब है कि ये स्टेन कर गया। स्टेनिंग की सबसे बड़ी रीज़न वेपिंग, आपकी स्मोकिंग, आपकी जो है हुक्का गुटखा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो आप देखें कि वो इन वजहों से तो नहीं कहीं स्टेन कर गया, या कि पुअर टेक्निक। बात का ये होता है 2-3 दांत साफ़ होते हैं और एक खास ही पीला हो रहा होता है, इसका मतलब है कि आपका ब्रश जो है हो सकता है कि वो उसके कुछ रेशे डैमेज हो गए, उसे चेंज करें, दोबारा उसको भी क्लीन करने की कोशिश करें, मिसवाक करें, थोड़ा सा एटिपिकल चीज़ों की तरफ जाएं, ठीक है ना, दातन करके देखें। बाकी अगर ये चीज़ें नहीं हैं, वेपिंग नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, टी नहीं है, गुटखा नहीं है, तो फिर दूसरी लेवल पे हम देखते हैं कि डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही है। क्या पूरे बॉडी में सिर्फ यही एक कंप्लेंट है या कि और कंप्लेंट्स भी हैं, और उनको हम कंसोलिडेट करके देखने की कोशिश करते हैं। डायग्नोसिस करना यानी कि तशखीस बनाना किसी भी अलामत के पीछे बीमारी क्या है, जैसा कि सर दर्द है ना, भूख की वजह से भी हो सकती है, नींद ना पूरी होने की वजह से भी हो सकती है, कोई चोट की वजह से भी हो सकती है, कोई नफ्सियाती बीमारी की वजह से भी हो सकती है, और किसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी हो सकती है, और इवन के साइंसेस नाक की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ठंड की वजह से भी हो सकती है। तो सर दर्द एक अलामत है। द सेम वे जो दांत पीला हो गया वो एक अलामत है, उसके पीछे वजह क्या है? ज़्यादा सर दर्द रहने की वजह से भी दांतों को इशू हो सकता है। सॉरी, ज़्यादा सर दर्द रहने की वजह से दांतों को कोई इशू? दांतों के इशू की वजह से सर दर्द पूछना चाह रही हैं आप, या सर दर्द के इशू की वजह से दांतों? सर दर्द किसी को होती है, उसकी वजह से दांतों का इशू नहीं हो सकता। दांतों के इशू की वजह से सर दर्द की कैफियत हो सकती है। तो दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के, उसकी वजह से दांत, लेकिन उसमें एक दांत नहीं पीला होगा, उसमें जनरलाइज्ड। और तीसरी चीज़ है कोई ऐसी चीज़, अगेन जैसे कोई मेडिसिन का इस्तेमाल जिसकी वजह से दांतों का कलर चेंज हो रहा है। कई एक तरह की इस तरह की एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बच्चों में दी जाती हैं, तो उनके दांतों का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर चौथे नंबर पे आता है कोई डेंटल डिजीज़, तो वो डेंटिस्ट देखेगा। तो हमें पहले देखना है कि हमारी किसी पुअर टेक्निक की वजह से है, या कि किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, या कि वो है क्या है और उसका पैटर्न क्या है, और कोई चीज़। अगर मतलब नाक की जैसे अगर सर्जरी करवाई हो या कुछ भी करवाया हो, उसकी वजह से भी दांतों को इशू हो सकता है कि बिल्कुल अलग अलग है? नहीं, अलग अलग। एक्चुअली जो नोज़ है ना, ये सामने से तो बड़ा छोटी सी और खूबसूरत सी चीज़ नज़र आती है, ट्रायंगल पिरामिडल। ये अंदर इससे 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। एक तो हम जब इसे पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ ENT, ईयर नोज थ्रोट की डिजीज़, तो ये सिर्फ नोज़ नहीं, हम पढ़ते हैं नोज़ एंड पैरानेजल साइंसेस। पैरानेजल साइंसेस से मुराद है कि नाक से जुड़े हुए खाली खोखली हवा की हड्डियाँ, जबड़े में, आँखों के ऊपर, आँखों के दरमियान में, जबड़े से मुराद आँखों से नीचे, माथे में, आँखों से ऊपर और आँखों के दरमियान में, और एक डीप इनसाइड होती है, उसे हम स्फिनॉइड कहते हैं, साइनस। अच्छा, जो जबड़े की आँखों के नीचे वाली कैविटी होती है, मैक्सिलरी साइनस इसे हम कहते हैं, जो खोखली हड्डी होती है, इसके नीचे इसका फ्लोर जो होता है ना, वो हमारे अपर टीथ होते हैं। तो नाक की जब सर्जरी आपने पूछा ना, ऑपरेट के बाद दांतों में दर्द आ जाता है, क्योंकि समटाइम जब नाक की हड्डी को टेढ़ा किया जाता, सीधा किया जाता है, टेढ़ी हड्डी को, तो जो उसका नीचे फ्लोर के अलॉन्ग जो क्रेस्ट होता है, या कि जो बोनी रिज होता है, सर्जन उसको भी सीधा करता है, और उसकी वजह से फिर दांतों में दर्द आती है, और समटाइम सामने वाले दांतों में भी आती है। ठीक है ना, तो क्वाइट नॉर्मल है, लेकिन ये ठीक हो जाती है। जैसे कि पहले मैंने बताया
बताया था कि मेरे नीचे वालों में होता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने नाक की सर्जरी करवाई है, तो शायद उस वजह से भी दांतों को इशू हो सकता है। नाक की सर्जरी से नीचे वाले दांतों को कुछ नहीं हो सकता, ये कंफर्म है, ऊपर वालों को हो सकता है। और कोई चीज़ ईयर का क्या रोल है और हाइजीन में? और हाइजीन में ईयर का हो सकता है कोई रोल हो, लेकिन एट दिस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा, हो सकता है आ जाए, क्योंकि मिडल ईयर हलक के साथ तो कनेक्टेड है। मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन हर इंसान जो उसके पास पूरा इल्म नहीं होता, तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोल होगा ही नहीं। एट दिस टाइम मेरा ज़ाती ख्याल है कि नहीं है, लेकिन अगर हो कोई तो शायद मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सर अगर ईयरबड से फील हो कि कान हमारा प्रॉपर्ली साफ नहीं हो रहा और हमें थोड़ी सी उस चीज़ से उलझन हो रही है, तो हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं, वो डाल सकते हैं? पहली चीज़ के ईयर को क्लीन ही नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उलझन हो रही है उस चीज़ से, अगेन वो आपने देखना है कि किस वजह से उलझन हो रही, क्या कान के अंदर फंगस चल रहा है, डॉक्टर देखेगा, या कि इरिटेशन है, ड्राइनेस है, खुश्की है, खारिश की फीलिंग आ रही है ना बेसिकली। बंद बंद फील हो। हाँ, तो कई एक वजह हो सकती है, बंद होने की, वैक्स हो सकती है, फंगस हो सकती है, बात का कुछ भी नहीं होता है, सर्दी ठंड की वजह से जैसे वो भी बात हो रही थी, हो सकता है, तो देखना पड़ेगा इसको। एक चीज़। दूसरी आपने बात की H2O की, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ऑब्वियसली आप में से कईयों ने पढ़ी होगी, शायद सब ने पढ़ी हो, तो H2O इज़ एन एस्ट्रिक मटेरियल, इसको कान में नहीं डाला जा सकता। अच्छा, ये बाज़ औक़ात क्वैक्स या कुछ ऐसे लोग जो कि जल्दी मैल को साफ़ करना चाह रहे होते हैं, वो कान में डाल देते हैं, लेकिन ये हमेशा डिज़ास्ट्रस ही देखी है मैंने। जो लोग ये अपने कानों में डाल लेते हैं वो फिर हमारे पास आते हैं उसको मैनेज करवाने के लिए, क्योंकि कान के अंदर बर्न्स हो जाते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोई बहुत अक्लमंद बहुत अच्छी डाइल्यूशन में डाल दे तो उसका फ़ायदा ही नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में डालता है तो वो कहते हैं जी मैल ऐसे उबल के बाहर आ गई, लेकिन वो मैल तो बाहर आती है, उसके साथ जो कान की जिल्द है वो भी बर्न कर जाती है, उसमें जलन का एहसास भी होता है। और कोई चीज़ कोई ऐड करना चाह रहा हो, कुछ पूछना चाह रहा हो? कभी कान वगैरह बंद हो तो डॉक्टर वो वैक्स क्लीनिंग कर देते हैं, वो मशीन वगैरह के थ्रू, तो वो करवानी चाहिए या नहीं? अच्छा, इसमें ना डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं ना कान की ब्लॉकेज के हवाले से, मैं चूँकि डेली रूटीन में इस चीज़ को देखता हूँ, तो हम उससे पूछते हैं कि ब्लॉकेज को ज़रा बयान करो, क्योंकि हम डिफरेंट कल्चर से, ये जैसे लाहौर के शहर में हम बैठे हैं तो कुछ सरगोदा से है, कोई लोअर पंजाब से है, राजनपुर से है, कोई कश्मीर से है, कोई KPK से है, इवन के सिंध से भी लोग हैं, हालांकि उनका ज़्यादा ट्रेंड कराची की तरफ है। तो यहाँ पे मल्टी जो एथनिसिटी के लोग मौजूद हैं और हर एक का जो ज़ुबान है उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। अब किसी की ब्लॉकेज का मतलब है कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, किसी की ब्लॉकेज का मतलब है कि उसके कान में कोई चीज़ अटकी हुई है, तो वी नीड टू नो कि उसकी सिम्टम क्या है, उसकी अलामत क्या है, कि उसको वो ब्लॉकेज जो से वो कह रहा है डॉक्टर साहब कान बंद हुए हैं, ये अल्फाज होते हैं उसके, कोई ज़रा बयान करो। वो फिर बताता है कि डॉक्टर साहब मैं फ़ोन सुनता हूं तो आवाज़ नहीं आती, मीन्स के हीयरिंग लॉस है। कहेंगे डॉक्टर साहब जैसे कान में कोई चीज़ अटकी हुई है, फंसी हुई है। अच्छा, फिर बाकी इसको जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसकी हिस्ट्री टेकिंग की वो पूरी करके हम देखते हैं और पूछते हैं उससे, या जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उसको फिजिकली देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा या स्कोप कि कान में चल क्या रहा है। बाद का तो कुछ भी नहीं नज़र आता, सीधा पर्दा नज़र आता और वो बिल्कुल ठीक होता है। उसमें प्रॉब्लम मिडल ईयर डिजीज़ की तरफ चला जाता है, उसमें हम कुछ टेस्ट करवाते हैं। बाद का कान के बाहर वाले हिस्से में मैल होती है, तो हम उस मैल को नरम करते हैं या करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम ड्रॉप्स जो कि ऑयल बेस्ड होते हैं, जिनका नाम लाइक सोडा ग्लिसरीन है, वैक्सेड का नाम सुना होगा, वो हम दिलवाते हैं, प्रोवाइडेड के कान में कोई दर्द या इन्फेक्शन नहीं है। अगर दर्द या इन्फेक्शन है या फंगस है या कोई और डिजीज़ है या पर्दा फटा हुआ है, ये काम नहीं करते हम उसको मैनेज करते हैं। अगर हमें मैल मिली और कान में कोई इन्फेक्शन या पेन नहीं है, फिर हम उसको ये ड्रॉप्स डलवा के इसे क्लीन करके देखते हैं कि उसके कान में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो जब मैल निकलती है तो उसको फील हो जाता है कि मेरा कान खुल गया। होता ये नहाते हुए उसके कान में पानी चला गया होता है और वो जो मैल है वो इम्बाइब कर जाती है, फूल जाती है, उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम आ रही होती है।
और कोई चीज़ कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो? दो तीन चीज़ें एट द एंड मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शुगरी ड्रिंक्स अवॉइड करें, किसी भी फॉर्म में शुगर को अवॉइड करें ओरल हाइजीन के हवाले से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कभी निगलेक्ट ना करें, ब्लीडिंग गम्स को ना करें। अगर कोई भी मुंह में अंदर छाला बन जाता है जो कि 3 या 4 हफ्ते के बावजूद भी बना रहता है, उसको ज़रूर चेक करवाएं। फिर है लूज टीथ, ठीक है ना, कि ऐसा दांत जो कि हिलने लग गया है, अब इसकी कोई वजह ज़रूर होगी, डेंटिस्ट से मिले। फिर है बार बार गले का ख़राब हो जाना, कि हर 2 हफ्ते, हर 3 हफ्ते या इवन महीने बाद भी गला बार बार ख़राब हो रहा है, तो इसको आपने कभी अवॉइड नहीं करना है। ठीक है जी, क्लियर? सर एक और हाँ हाँ पूछें। सर मेरे ना ये प्रॉब्लम है कि मुझे साल में 2 या 3 दफ़ा लाजमन टॉन्सिल्स होते हैं। ठीक तो है। मैं एंटीबायोटिक का एक सेशन लाइक करती हूँ 5 दिनों का, तो वो मेरे ठीक हो जाते हैं। जैसे ही मौसम चेंज होता है मुझे लाजमन होते हैं। ये नॉर्मल है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी साल में 8 दफ़ा से कम है तो ये नॉर्मल है। अगर ये फ्रीक्वेंसी 8 से ऊपर जाएगी तो फिर इसको सोचा जाएगा कि ये डिजीज़ है। 3 दफ़ा परफेक्टली नॉर्मल है। हर नॉर्मल इंसान का गला 3 दफ़ा साल में ख़राब होगा एटलीस्ट, जब सीज़न चेंज होगा। और 3 से 8 के दरमियान की ऐसी एक फिगर है 4, 5, 6 की, ये रिलेटिव है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई बदपरहेज़ी चल रही है फूड में या किसी और चीज़ में, तो इट्स परफेक्टली नॉर्मल, इससे आपने परेशान नहीं होना। लेकिन आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और कुछ? सर जो कैफीन होती है, जिस तरह कॉफ़ी और हाँ, हाँ। चाय वगैरह, तो उससे क्या माउथ अल्सर्स या गला उसका इशू होता है? अच्छा, कैफ़ीन बेसिकली एक सब्सटेंस है ना, ठीक है ना, लेकिन वो कैफ़ीन किस फॉर्म में आप ले रहे हैं, उसके साथ प्रिजर्वेटिव किया जा रहा है। जिस पर्टिकुलर ब्रांड की आप कॉफ़ी या चाय या जो भी चीज़ ले रहे हैं, वो किस टाइप का यूज़ कर रही है मटेरियल, दैट मैटर्स। कैफ़ीन तो पैनाडोल के अंदर भी समटाइम आती है, वो कैफ़ीन तो कुछ नहीं कह रही है। लेकिन जो कैफ़ीन बाज़ का कॉफ़ी के अंदर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, या कि उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी, कॉफ़ी में सिर्फ कैफ़ीन ही नहीं है, तो आप कितनी क्वांटिटी में पी रही हैं, उसकी आपकी प्रोसेसिंग क्या कर रही है, उसमें शुगर की क्वांटिटी कितनी है, उसमें वाटर जो ऐड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। क्लियर? और कुछ कोई और हमें समझाना चाह रहा हो, पढ़ाना चाह रहा हो? कहते हैं इन टीचिंग वी लर्न एंड इन लर्निंग वी टीच, तो इट्स अ 2 वे प्रोसेस। तो आज मुझे भी आपसे कई चीज़ें सीखने को मिली। आप लोगों का शुक्रिया। खैरियत से रहें। अल्लाह।